हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। उसमें भी सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले हैं किसकी, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करता है, किस तरीके से उसका वेरी करता है विद अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स, वो सब हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहले हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कैसे करता है, क्यों करता है। तो हम लोग का ये होता है क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना। इसको अगर हम वाटर में डाल दें यानी कि H2O से रिएक्ट करा दें तो यहाँ इक्विलिब्रियम में सेटअप हो जाता है कुछ इस तरीके का कि हमारा क्या हो जाता है, जो अगर हम एसिड को वाटर में डाल दें तो ये अपना H प्लस आयन रिलीज कर देगा, H प्लस आयन रिलीज कर देगा और बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट, है ना। ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से O माइनस, और हमारा जो H है वो इसके पास चला जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन द सोल्यूशन, कार्बो कार्बो क्या ये हम लोग का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड शोज एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि अगर हमारा H प्लस आयन रिलीज हुआ या फिर हमारा H3O प्लस आयन वाटर के सोल्यूशन में है तो हमारा क्या शो होता है, हमारा बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर वो हमको डिनोट करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ना। अब जो हमारे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसने क्या कर दिया, H प्लस को रिलीज किया, वो वाटर ने ले लिया, उसने हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब इस वजह से यहाँ पर हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या शो करेगा, वो हमारे शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो अब उसमें एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो हम लोग क्या बात कर लेंगे इसमें, इसमें हम लोग के कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी हमारा इसका इसका क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन RCO माइनस, है ना, और H3O प्लस, है ना, डिवाइड बाय RCOOH एंड H2O, है ना। अब मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर में जब हमने एसिड को डाल रहे हैं तो हमारा वाटर बहुत एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में होगा तो हम क्या करेंगे, बेसिकली वाटर एक्सेस में होगा तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, H2O हमारा जो होता है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है K इंटू H2O, K इंटू H2O, ये हमारा बन जाता है कुछ इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, ये क्या है H3O प्लस डिवाइड बाय RC डबल बॉन्ड O है ना। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, के ए यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना बड़ा बेसिकली के ए की वैल्यू होगी उतना ही हमारा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हमारा जो एसिड है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो इसका मतलब के ए की वैल्यू अगर हाई होगी, हम कह सकते हैं कि के ए की वैल्यू अगर हाई होगी तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, एसिडिक एसिडिक जो कैरेक्टर होगा, एसिडिक कैरेक्टर वो होगा ज्यादा, और के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। फिर उसके बाद बात आती है पी के ए, पी के ए बेसिकली क्या होता है, पी के ए होता है हमारा क्या, पी के होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ के ए, यानी कि अगर हम के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे माइनस लॉग के ए की वैल्यू कम होगी, है ना। तो के ए की वैल्यू ज्यादा तो माइनस लॉग के ए की वैल्यू कम, इसका मतलब पी के ए की वैल्यू कम, इसका मतलब अगर के ए ज्यादा तो पी के ए कम, यानी कि जब हमारा पी के ए कम होगा, पीके की वैल्यू कम होगी तब हमारा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि जब एसिडिक कैरेक्टर कब ज्यादा होगा, जब के ए ज्यादा होगा, के ए ज्यादा होगा तो पीके कम होगा, तो पीके कम होगा तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो होपफुली ये वाली बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारा ये वैरी करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, पीके वगैरह, एंड हमारे एसिडिक कैरेक्टर के पर डिपेंड करता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ना। The value of Ka for carboxylic acid may be regarded as a measure of the acid strength of the acid. Higher the value of Ka, greater is the strength of the acid, है ना।
So for a carboxylic acid, larger the numerical value of Ka or smaller the value of pKa, greater is the acid strength for the acid, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे हो कि बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली होता क्या है हमारे पास, ये है मान लो की बात R C डबल बॉन्ड O, इधर है O और ये है हमारा H, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये है, इस पे होता है लोन पेयर, है ना। इस पे है लोन पेयर, कितने लोन पेयर होते हैं? 2। जो भी लोन पेयर कितने होते हैं? 2, है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमारा क्या बनाता है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाता है। ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, ये लोन पेयर इधर चला जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। RCO, है ना, माइनस इस पे डबल बॉन्ड OH प्लस, है ना। इस पे आ जाएगा प्लस क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखी हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली होता है क्या, ये हम लोग का क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है हमारे एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम ऑफ द OH ग्रुप डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, इसमें जो है प्लस आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है रेजोनेंस की वजह से। इस वजह से होता क्या है कि हमारा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो बेसिकली अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो OH बॉन्ड ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लेता है एंड H को अलग कर देता है। H को अलग कर देता है तो H हमारा अलग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारा क्या बन जाएगा, RCO, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड O, ये प्लस, है ना, H। और ये हमारा बन जाता है कुछ इस तरीके से, इक्विलिब्रियम बना लेता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन के साथ, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा ये इस तरीके से, और प्लस H प्लस हमारा रिलीज हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। H प्लस हमारा रिलीज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस आया तो इसको ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा। OH बॉन्ड वाले के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है जब इसके पास चले जाएंगे तो H जो है हमारा वो अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। अब बात आती है कि कार्बोक्सिलेट आयन बन गया तो अब कार्बोक्सिलेट आयन कितना स्टेबल है। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं। इसका रेजोनेंस करके, इसका रेजोनेंस किस हिसाब से हो रहा है, इधर माइनस आएगा, इधर है हमारा क्या, O। अब ध्यान से देखो, ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस फिर से इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे इस पे चार्ज पे चला जाएगा, कुछ चार्ज बना लेगा इस पे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्यों, क्योंकि इसमें हुआ क्या, O पे माइनस था और O के पे माइनस था और वापस फिर से O पे माइनस आ गया, यानी कि अब ये पहले वाले O पे माइनस था, अब दूसरे वाले O पे माइनस आ गया। तो यहाँ पर रेजोनेंस इसके बीच में हो गया, इन्हीं दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर O पे आ तो रहा था लेकिन O पे चार्ज आ रहा था बट एक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं था। यहाँ पे एक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं था, यहाँ पे न्यूट्रल था, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस में टूट गया। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हमारा एक्विवेलेंट रेजोनेंस का वाला केस होता है तो एक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबलर। वो हमारा जो स्टेबलर नहीं स्टेबल है ना, जो हमारा जो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, रेजोनेंस होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हमारा स्टेबल होता है। इस वजह से ये वाला जो पार्ट है कार्बोक्सिलेट आयन, इसका जो रेजोनेंस है ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से ये इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करना पसंद करेगा। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करना नहीं पसंद करेगा, वो चाहेगा कि H हट जाए। जैसे ही H हटेगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में फिर ये अपना अच्छे से इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि इसमें अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस है ना। और एक और खास बात की, ये वाला जो है वो स्टेबल एक और होने का रीजन है। एक और रीजन क्या है कि बेसिकली जब यहाँ पे न्यूट्रल था ये हमारा कौन सा, RCOOH, है ना। फिर क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो हमारा ये बन गया माइनस और प्लस में टूट गया। तो बेसिकली हमारे ये न्यूट्रल एटम हमारा प्लस और माइनस चार्ज में टूट गया। तो बेसिकली हुआ क्या होगा,
कि इसने कुछ एनर्जी गेन करी होगी तभी वो माइनस और प्लस में ऐसे टूटेगा, वरना वो अपने आप क्यों न्यूट्रल से कोई ऐसे चार्ज्ड फॉर्म में नहीं जाना चाहेगा। इस वजह से इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आई होगी। एक्स्ट्रा एनर्जी आई होगी इसका मतलब इसका एनर्जी कंटेंट जो है वो हाई है, इसका एनर्जी कंटेंट है वो हाई है, और जिसका हाई एनर्जी कंटेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसका एनर्जी कंटेंट अगर हाई है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और इसमें क्या है कि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है सिंपली, इसमें चार्ज एक ही है माइनस है, और इसमें भी चार्ज माइनस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी आपस में हो रहा है, एंड इवन इसमें कोई चार्ज का सेपरेशन भी नहीं हुआ है प्लस और माइनस में, है ना, सिंपली आपस में ही हो रहा है। एंड इधर तो एनर्जी कंटेंट बेसिकली कम है और एनर्जी कंटेंट बेसिकली कम होगा तो हमारी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। तो इधर स्टेबिलिटी कम, इधर स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऐसे रहना पसंद करेगा। ऐसे रहना पसंद करेगा मतलब है कि वो H प्लस को हटाना पसंद करेगा। H प्लस कहेगा भैया जाओ, इसका मतलब जो हमारा एक्विलिब्रियम है वो जनरली इस साइड को, राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो वो जनरली वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना पसंद करेगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इस फॉर्म से इस फॉर्म में, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा कार्बोक्सिलेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन हमारा कुछ ऐसा होता है। तो आर हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का रेजोनेंस में होता है क्या, ऑक्सीजन का ये माइनस है, ये कार्बोक्सिलेट आयन कुछ इस तरीके से ये हमारा रेजोनेंस में है। ये चार्ज जाएगा इधर, है ना, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर सी ओ पे आ जाएगा माइनस, है ना, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से। तो हम लोग का बेसिकली जो हम लोग का रियल स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम कहेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से, इधर है O और इधर है O, इधर है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। जो हम लोग का वो है क्या, ये जो चार्ज है वो दोनों पे डिस्पर्स है, चार्ज जो है वो दोनों पे ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से हम लोग अगर जनरली देखें तो हमारी जनरली क्या होती है, जो बॉन्ड लेंथ आती है, बॉन्ड लेंथ अगर हम लोग देखें तो अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड जिसमें H C डबल बॉन्ड O और ऐसे OH ना, इसमें हम लोग की जो बॉन्ड लेंथ आती है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होगी, ये होती है 1.23 एंगस्ट्रॉम, है ना। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 1.23 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब जैसे ही अगर ये हमारा H प्लस चला जाएगा, H प्लस चला जाएगा, तो हमारी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ बचती है H फॉर्मेट आयन की HCO O माइनस की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो इसके अकॉर्डिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। रेजोनेंस वाले केस में क्या होगा, ये दोनों ध्यान से देखो, ये एक पूरी बॉन्ड और ये आधी बॉन्ड, एक ये पूरी बॉन्ड और ये आधी बॉन्ड, यहाँ पे 1.5 बॉन्ड है, यहाँ पे 1.5 बॉन्ड है। एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, कुछ ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता कार्बोक्सिलेट आयन, ऐसा एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट करता है। ऐसा एग्जिस्ट करता है मतलब एक बॉन्ड है और आधी बॉन्ड है, एक बॉन्ड है आधी बॉन्ड है, क्या मतलब है कि यहाँ पर होगा ये कि जो हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, जो माइनस इन दोनों पे डिस्पर्स्ड है, माइनस इन दोनों पे डी लोकलाइज्ड है ना, माइनस इन दोनों पे डी लोकलाइज्ड, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बेसिकली हम लोग की आ जाती है 1.27 एंगस्ट्रॉम इसकी भी और 1.27 एंगस्ट्रॉम इसकी भी, है ना। तो क्योंकि ये दोनों आपस में वो रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्योंकि बन रहा है, और रेजोनेंस हाइब्रिड में दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है, दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, तो दोनों का यही सेम डेटा आएगा। जबकि इस वाले केस में ऐसा नहीं आया। तो जो ध्यान से देखो तो जो ये वैल्यू आई है कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यूज के बीच में आई है ना। तो इसका ये भी शो करता है कि अगर हमारा ये दो बॉन्ड होती है तो 1.23 एंगस्ट्रॉम था, और अगर हमारा थोड़ी सी क्या सिंगल बॉन्ड थी तो हमारा 1.36 था, लेकिन यहाँ 1.5 बॉन्ड है तो हमारा 1.27 एंगस्ट्रॉम के आसपास हमारा डेटा आया है। कुछ इस तरीके से, डेटा याद करना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल लेके बताया कि इस तरीके से हमारा क्या करता है ओवरऑल, कि हमारा ये रेजोनेंस हाइब्रिड में हमारा ये बीच में इनकी वैल्यूज बॉन्ड लेंथ की सेम रहती है ना। और इसके अलावा हम लोग और पता कर सकते हैं कि ये स्टेबल होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन वो किसकी वजह से स्टेबल होता है, वो हम लोग इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बेसिकली कैसे, जो हम लोग का ये है आर, ये हम लोगों ने सी बनाया, ये हम लोगों ने ओ बनाया, ये हम लोगों ने ओ बनाया। अब ध्यान से देखो तो ये कार्बन का है क्या, ये है कार्बन का वो
ध्यान से देखो, ये कार्बन ने इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया है, इससे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और इससे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना। इसका मतलब इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी कि 2p इसके इस कार्बन के कहाँ बिजी हैं, हाइब्रिडाइजेशन में, और एक p खाली होगा तो वो एक p क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मान लो की बात है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। sp2 में से क्या हुआ, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, ये हम लोगों ने मतलब हम लोग के कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, बाकी बच्चा पाई इसके साथ बना लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली पाई बॉन्ड बना लेगा, और माइनस हम लोग का इस पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यही तो होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, है ना। ये उसी का तो स्ट्रक्चर है, जो डबल बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड वो पाई बॉन्ड ही तो होता है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा शो हो जाएगा क्या, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कैन आल्सो बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉडल ऑफ द आयन। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज इन अ स्टेट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना। द टू ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन एटम ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल्स ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म CO सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो इसके दो sp2 में से दो बॉन्ड्स जो हैं वो O के ऑर्बिटल से, O के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। फिर क्या बात लिखी है कि while the third sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड विद द एल्काइल ग्रुप, थर्ड वाला जो है sp2 में से उसने एल्काइल के साथ क्या बना रखा है, अपना सिग्मा बॉन्ड, है ना। फिर उसके बाद द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम कैन ओवरलैप लेटरली विद द p ऑर्बिटल ऑफ ईदर ऑफ द टू ऑक्सीजन एटम्स टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। द रिजल्टिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डीलोकलाइज्ड। जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। कैसे, अगर हम इधर बना दें आर सी, इधर O, इस पे अगर आएगा माइनस तो इस पे आ जाएगा O, है ना। इस पे वापस से हम लोग p ऑर्बिटल कर देंगे, इस पे भी p ऑर्बिटल। ये देखो, ये p ऑर्बिटल कुछ इस तरह क्या बन जाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और यहाँ पे पाई हमारा ये बन जाएगा, p ऑर्बिटल में पाई बन जाएगा, और ये हमारा कौन सा बन गया, ये हमारा बन गया ये वाला, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग का दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ओवरऑल बनता है कुछ ऐसा, है ना। वो बनता है कुछ ऐसा कि, है ना, ये इसमें ऐसे ओवरऑल हमारा जो वो है क्या, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वो ग्रुप है वो इसमें ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइज, मतलब इसमें ऐसे मूव करता रहता है, डीलोकलाइज होता है, इस O से इस O पे ऐसे ऐसे जाता रहता है। इसी तरीके से तो हमारा जो वो है O जो माइनस चार्ज है वो इस पे डीलोकलाइज होता है एंड हमारा रेजोनेंस शो करता रहता है। एंड इसी वजह से ये पाई वाला जो स्ट्रक्चर है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है ना। होपफुली वाला पार्ट समझोगे। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इनका हमारे एसिडिक कैरेक्टर पे किस हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास है ये HCOOH, है ना। इसको हम लोग अलग भी बॉन्ड बना देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। और अब मान लो की बात है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है। यानी कि हमारा जो CH3 है ये क्या करेगा, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसका मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई तो हमारा ओवरऑल CO बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर CO बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब हमारे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे बढ़ गई तो ये वाला जो बॉन्ड है OH ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो हमारा O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो हमारा वो है वो क्या है, इस O और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से रिपेल होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पे बढ़ गई है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है O और H के बीच में वो कहीं ना कहीं अब O की तरफ जो थे वो थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे और बीच में आ जाएंगे। इसका मतलब O और H के बीच में जो बॉन्ड था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये कम टूटेगा। और हमको क्या चाहिए कि ये बॉन्ड टूट जाएगा तभी तो हमारा एसिड बनेगा ना। लेकिन अगर ये कम टूटेगा तो बेसिकली क्या होगा, कम टूटेगा अगर हमारा OH वाला बॉन्ड तो ये हमारा
एसिड की एसिडिक कैरेक्टर गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया बेसिकली। और इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारा प्लस आई इफेक्ट कोई नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मली ये बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ खिसक जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ जाएगी, तो होगा ये कि यहाँ पर हमारा एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और हमारा बेसिकली क्या होगा कि अगर हम एसिडिक कैरेक्टर इसके टर्म से बात करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन और इसमें भी कार्बोक्सिलेट आयन बनाए, तो इधर क्या होगा, हमारा जो है माइनस क्या चाहता है, माइनस चाहता है कि कोई उससे चार्ज ले ले, कोई उस पर चार्ज मतलब कम करे, है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, प्लस आई की वजह से इस पे चार्ज बढ़ेगा, तो इससे और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि इसकी कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम होने लगेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, स्टेबिलिटी कम होने लगेगी तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये बढ़ जाएगी कि इसका फिर से हमारा वही जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा। इस वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल जितना कम करना उतना बेटर है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो होपफुली अगला पार्ट समझे हो कि बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारा आई इफेक्ट है वो किस तरीके से बढ़ता है। देखो CH3 इसका देखो हम लोग का प्लस आई इफेक्ट कुछ इस तरीके से बढ़ता है ना। CH3 CH2 है ना, CH3 मतलब मेरा CH3 खाली है, CH3 और इससे COOH जोड़ देंगे, है ना। फिर इससे भी CH3 CH2 बॉन्ड खाली, है ना। इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हो, क्योंकि इसमें दो पूरा एक इथाइल ग्रुप है जो हम लोग को पुश कर रहा है, इसमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप है जो पुश कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। फिर उसके बाद हम लोग अगर क्या कर दें, अगर हम लोग कर दें ये क्या वो 2 डिग्री हम ले लेंगे, तो ये तो दो जगह से कर रहा है, यहाँ पर एक तो ऐसा होगा कुछ इस तरीके से। रुक मैं बना के बता देता हूँ कि इस वाले केस में कुछ इस तरीके से होगा। कैसा, ये CH है, ये है CH3, है ना, और ये है हमारा CH3। यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर एक ही प्लस आई इफेक्ट आएगा, यहाँ पे पूरे इथाइल की वजह से प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसमें यहाँ से प्लस आई इफेक्ट आएगा और यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट आएगा, है ना। तो जो भी बॉन्ड जुड़ा होगा उस पर दो जगह से प्लस आई इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर हम टर्शियरी ले लें तो उसमें तो भाई साहब तीन जगह से, ओ भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से, है ना। इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, इधर से भी प्लस आई इफेक्ट, तो हमारा जो भी बॉन्ड होगा उसको हर जगह से प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। तो ये वाला जो है इसमें सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होगा, है ना। तो हमारा प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से होगा। प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो होगा कुछ इस तरीके से। कैसा, इस तरीके से हमारा सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें होगा। और अगर हम बात करें कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट ऐसे बढ़ रहा है तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे घटेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो बेसिकली हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे अच्छा हमारा एसिड हो जाएगा ये वाला HCOOH, है ना, ये सबसे अच्छा एसिड। फिर CH3COOH, है ना, फिर ये आ जाएगा क्योंकि इसमें एक वो बढ़ गया है ना, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट डालेगा। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है क्या, फिर उसके बाद बात आती है CH3 CH2 COOH, है ना, ये। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, फिर उसके बाद बात आती है ये इससे अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा एसिड है किससे, CH3 CH, है ना, COOH। और ये क्या सबसे अच्छा एसिड है, ये अच्छा एसिड है किससे, इससे CH3 COOH, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का एसिडिक कैरेक्टर का सीरीज हो जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर, है ना। एसिडिक कैरेक्टर का हम लोग को कुछ इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। हाँ, अब मान लो हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मान लो की बात अब हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O और इधर OH, है ना, और इधर हम लोग ले लेते हैं क्या, CH2, इससे जुड़ा हुआ है Cl, है ना, और इधर C डबल बॉन्ड OH।
अब बेसिकली होगा क्या, CH3 ग्रुप है, ये हमारा क्या करेगा भाई, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे धकेलेगा। लेकिन इधर अगर Cl लगा देंगे तो Cl का काम होता है माइनस आई इफेक्ट शो करने का, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो हमारा ओवरऑल इस तरफ को हमारा इफेक्ट शो होने लगेगा माइनस आई। अगर माइनस आई इफेक्ट शो होने लगेगा तो हमारा इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरफ को आने लगेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ से कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन से मतलब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऑक्सीजन जो OH बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनको और तेजी से खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को दिख रहा है कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो रही है, तो इधर वाली इलेक्ट्रॉन से कहेगा कि तुम मेरे पास और आ जाओ, और वो जब ऑक्सीजन इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को बुलाएगा तो ये वाला बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं कि वाला बॉन्ड जल्दी से टूटे और ये हमारा H+ अलग हो जाए और हमारा एसिड बन जाए, है ना। इस वजह से यहाँ पर अगर हम EWG लगाएंगे तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लगाने से हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। और उसके बाद हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात कर लें, कार्बोक्सिलेट आयन में भी इधर माइनस आता है और इधर माइनस आता है। तो माइनस क्या चाहता है, माइनस यही चाहता है कि कोई उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर ले। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है उससे, तो यही हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो बेसिकली H+ को रिलीज कर देगा जल्दी, H+ को रिलीज कर देगा जल्दी, तो ये हमारा अच्छा एसिड है, तो हमारा ये ज्यादा अच्छा एसिड होगा। सॉरी है ना, सॉरी तो बेसिकली हमारा ये क्लोरो एसिटिक एसिड जो होगा ये अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा इससे, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज की EWG में नेचर, डिस्टेंस और नंबर पे कैसे डिपेंड करता है हमारा, है ना, वो समझाता हूँ कैसे। हाँ, उसमें सबसे पहले इफेक्ट ऑफ EWG में बात आती है नेचर ऑफ EWG। नेचर ऑफ EWG मतलब मान लो की बात हमारे पास है ये FCH2COOH, है ना। फिर है हमारे पास क्या, Cl CH2COOH, Br CH2COOH, है ना, एंड I CH2COOH, है ना, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें मैंने पूछा कि इनमें से सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा। तो साफ सीधी बात है, इसका होगा। क्यों, जो हमारा F होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। F जो है हमारा क्या होता है, F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आता है हमारा Cl, फिर आता है हमारा Br, फिर आता है हमारा I, है ना। F जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हमारा क्या होगा, O से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O से सबसे कम हो जाएगी, तो ये हमारा H जल्दी रिलीज कर देगा, है ना। तो सबसे अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे अच्छा, देन इसका, देन इसका, देन इसका, बिल्कुल इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में, है ना। तो कुछ इस हिसाब से हमारा बेसिकली नेचर ऑफ EWG पे, यानी कि हमारा क्या नेचर है, कौन सा हम लोग एटम ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर वेरी करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है डिस्टेंस ऑफ EWG। डिस्टेंस ऑफ EWG मतलब मान लो कि हमने यहाँ पे लगा रखा है क्या, CH3 CH2 CH, इस पे लगा है Cl और इस पे है COOH, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा उसके बाद आ जाएगा CH3 CH Cl CH2 COOH, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, CH2 Cl CH2 CH2 एंड COOH, कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें डिस्टेंस बढ़ने से क्या हो रहा है, देखो अगर हमारा सबसे पास में हमारा Cl बहुत ज्यादा पास में है तो ये अपना जो प्लस आई सॉरी माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा अच्छा लगाएगा। फिर अगर Cl हमारा थोड़ा सा दूर चला गया तो ये माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि हमारा जो COOH है वो थोड़ा सा दूर हो गया है। अब हमारा जो COOH है वो थोड़ा सा दूर हो गया, फिर उसके बाद CO, अगर हमारा Cl इस वाले पे आ जाएगा तो COH और ज्यादा दूर हो गया, तो वो अपना माइनस आई इफेक्ट और अच्छे से नहीं लगा पाएगा। इस वजह से जितना Cl हमारा पास में होगा, डिस्टेंस सबसे कम होगी, उतना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगाएगा। इसका मतलब माइनस इफेक्ट जितना अच्छा लगाएगा O पे चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी और वो हमारा सबसे अच्छा एसिड होगा। तो ओवरऑल हमारा अगर डिस्टेंस कम होगी तो ओवरऑल हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। तो कुछ इस तरीके से हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से वेरी करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है नंबर ऑफ EWG। नंबर ऑफ EWG मतलब मान लो बात हमने C पे एक ही Cl लगा रखा है, एक जगह H, इधर H, इधर C
और OOH, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर CCl, Cl, इधर H, COOH, CCl, Cl, Cl और COOH। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक Cl है तो ये अपनी तरफ एक बार खींचेगा कुछ ऐसे तरीके से, है ना, तो यहाँ पे एक ही बार COH से खींचेगा। यहाँ पे दो Cl है तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, ये भी माइनस आई लगेगा, तो दो तरफ से ऐसे खींच लिया जाएगा इसमें, है ना। इसमें ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो इसमें तीन तरफ से ऐसे इस पे पुल आएगा। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सबसे कम खींचा जा रहा है, यहाँ पे सबसे कम माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना सबसे हमारा अच्छा एसिड होगा। तो ये हमारा सबसे अच्छा एसिड ये वाला होगा, ये, फिर देन ये कुछ इस तरीके से हम लोग का एसिडिक कैरेक्टर वेरी करेगा, जिसपे नंबर पे डिपेंडेंट होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से नंबर डिपेंडेंट होगा, यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि CCl3COOH हमारा सबसे अच्छा एसिड है। देन हमारा आता है क्या, CHCl2COOH, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, CH2ClCOOH, है ना। एंड देन उससे भी पीछे आता है हमारा क्या, CH3COH, यानी कि एसिटिक एसिड पूरा, है ना। तो हमारा ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड नॉर्मल। तो इस तरीके से हम लोग का नंबर पे डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा, हमारा एसिडिक कैरेक्टर। तो होपफुली बात समझे होगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है किसकी, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसका बेसिकली क्या होता है, देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ इस तरीके से, एलिफैटिक और एरोमेटिक को अगर हम कंपेयर करें तो ये है हमारा क्या, ये बेंजीन, इस पे क्या लगा है COOH, और ये हमारा R, और इससे लगा है COOH। ये है हमारा एलिफैटिक और ये हमारा एरोमेटिक। अब देखो R जो होगा, R हमारा क्या होगा, जो C है वो R से जुड़ा है, जो भी कार्बन से जुड़ा होगा वो बेसिकली क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, है ना। तो जिस R से जुड़ा होगा, जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन में भी sp3। और यहाँ पे C जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि ये 1 2 3 कुछ इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब sp2 है तो बेसिकली होता क्या है, sp3 और sp2, है ना। तो sp2 में क्या होता है, sp2 में जो s% होता है, s% का कैरेक्टर वो ज्यादा होता है, s% का कैरेक्टर ज्यादा होता है sp3 से। और s% अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, ये जो हमारा बेंजीन रिंग है ये एक इफेक्ट लगाएगा, क्या, माइनस आई इफेक्ट, ये खींचेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है तो ये खींचेगा, और ये खींचेगा तो बेसिकली हम लोग का जो बेंजोइक एसिड है इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा हमारे एलिफैटिक से, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। एस कैरेक्टर से हमारा ये बढ़ जाता है क्या, इसका वो क्या बढ़ जाता है, हमारा ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होता है। लेकिन अगर डेटा की बात करें, डेटा में हम लोग का जो pKa की वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जो फॉर्मिक एसिड होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब इन तीनों में एसिडिक होता है फॉर्मिक एसिड। देन उसके बाद बात आती है हमारा बेंजोइक एसिड की, यानी कि C6H5COOH। एंड देन उसके बाद बात आती है हमारे एसिटिक एसिड की, CH3COOH, है ना। ये हमारा डेटा है, डेटा के हिसाब से कुछ ये है, तो ये चीज याद रख लेना, है ना, किस तरीके से वैरी करता है। बाकी लॉजिकल वे में एलिफैटिक से ज्यादा ये होता है, ये मैंने बता दिया ना। बाकी फॉर्मिक एसिड इन तीनों में आपस में सबसे ज्यादा एसिडिक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब बात आती है बेंजोइक एसिड में हम लोग का कैसे वेरी करता है हमारा एसिड कैरेक्टर। तो ध्यान से देखो, मान लो की बात है, ये हमारा है बेंजोइक एसिड COOH, ये है हमारा 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमारा क्या, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। तो होगा क्या बेसिकली, जो हमारा ये है, ये इसमें क्योंकि O के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये बेसिकली रेजोनेंस में अपना लोन पेयर देगा, रेजोनेंस में लोन पेयर देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो ओवरऑल क्या होगा, इस पे प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे कम हो जाएगा। फिर जो CH3 है ये सिर्फ प्लस आई कैरेक्टर शो करेगा, प्लस आई शो करेगा तो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन यहाँ प्लस आर था तो बहुत ज्यादा बढ़ा ले गया, और यहाँ प्लस आई है तो उतना नहीं बढ़ा पाएगा, लेकिन फिर भी बढ़ा तो रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे कोई बढ़ाने के लिए है ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ओवरऑल ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर ये देन ये, तो कुछ इस तरीके से हमारा एसिडिक कैरेक्टर इसमें वेरी करेगा अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा देंगे तो, है ना। होपफुली पार्ट समझे होगे। अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है।
हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की। मान लो हम लोगों ने लगा दिया NO2 इधर और Cl लगा दिया इधर, तो हमारा NO2 वाला जो करता है इसका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसकी बहुत ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। ये -R भी शो करता है, -I भी शो करता है, तो इसका ओवरऑल ही -I -R दोनों शो करता है। इस वजह से यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींच लेगा। लेकिन जो Cl है ये +R शो करता है और -I शो करता है ना। तो यहाँ पे +R शो करने क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये +R शो करने की वजह से बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा देता भी है और -I से बेसिकली थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन लेता भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से खींचता है, ये पूरी तरीके से खींचता है। तो ओवरऑल इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर देगा ऊपर, तो हमारा फाइनली ये सबसे ज्यादा एसिडिक, देन ये। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारा क्या एसिडिक कैरेक्टर वेरी करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है किसकी, इसकी, कि अगर हम मेटा पे लगा दें क्या CH3 और हम पैरा पे लगा दें, तो बेसिकली होता क्या है, हम अगर पैरा पे लगाएं, तो हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, हम पैरा पे लगाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। अगर हम पैरा पे लगाएंगे तो EDG भी ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी ज्यादा होता है, और अगर हम पैरा पे लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पर हमने पैरा पे लगाया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बहुत ज्यादा है मेटा से, है ना, मेटा और पैरा की बात कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेटा से भी ज्यादा है तो बेसिकली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो हमारा क्या करेगा ये बेसिकली इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा, फिर हमारा मेटा आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई नहीं बढ़ा रहा है, यहाँ पे CH3 बढ़ा तो रहा है बट मेटा पे, यहाँ पे पैरा पे बढ़ा रहा है, और पैरा पे बढ़ाता है तो वो सबसे ज्यादा बढ़ा पाता है ना। तो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, किसके वजह से, EDG, अगर हम मेटा और पैरा पोजीशन पे चेक करें। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी, बात कर लेते हैं अपना NO2 लगा के देख लेते हैं। बेसिकली क्या करेंगे, अब वही सेम चीज की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली अगर पैरा पे लगाएंगे तो पैरा पे ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ज्यादा खींचेगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। देन हमारा इसकी बारी आएगी, देन इसमें तो कोई खींचने वाला है ही नहीं, इसमें स्लीट्स मेटा पे लगाया और खींच तो रहा है, इसमें तो पैरा पे खींच रहा है, पैरा पे खींचता है या फिर पैरा पे डोनेट करता है, तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन में लगा दें तो उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, मतलब पैरा मेटा नॉर्मल सबसे ज्यादा ऑर्थो पे लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द आइसोमर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, वेदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, है ना। द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ ऑर्थो आइसोमर्स इज प्रोबेबली ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की वजह से होता है। एंड इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे CH3 लगाएंगे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, और हम इसके बाद इसमें CH3 की बात कर चुके थे कैसे लगाएंगे, ये है नॉर्मल, ये है मेटा वाला, और ये है हमारा पैरा वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला। फिर अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला वेरी कराना है तो उसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो उसमें भी NO2 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद पैरा वाला, फिर उसके बाद मेटा वाला, एंड देन उसके बाद हमारा नॉर्मल वाला। कुछ इस तरीके से हम लोग का वैरी करेगा क्या, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ग्रुप लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद बात आती है कि जो हमारा आता है नेक्स्ट विच इज OH ग्रुप, है ना। अगर OH ग्रुप जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, बट फिर भी जो उसका मेटा वाला जो पार्ट होता है वो उसके नॉर्मल वाले पार्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि अभी हम बना के दिखा देते हैं, है ना। ये डेटा के अकॉर्डिंग है। डेटा क्या कहता है कि देखो सबसे आगे तो फिर से ऑर्थो रहेगा, सबसे आगे रहेगा हमारा ऑर्थो वाला, OH वाला सबसे आगे रहेगा ऑर्थो, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद बात आती है हम लोग का फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि OH हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमारा आइडियली क्या होना चाहिए, सबसे आगे ऑर्थो, फिर उसके बाद नॉर्मल वाला, फिर उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, मेटा वाला, और फिर उसके बाद हमारा होना चाहिए पैरा वाला, क्योंकि डोनेट ज्यादा करें सबसे पीछे ये होना चाहिए। बट होता क्या है, इसमें खास बात देखने को मिलती है कि हमारा यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है कि ये जो OH है वो यहाँ पे नहीं, ये वाला जो हमारा मेटा वाला होता है वो हमारे नॉर्मल बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है ना। ऑल्दो OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप येट
एम हाइड्रोक्सीबेंजीन यानी मेटा हाइड्रोक्सीबेंजीन एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, वो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हम लोगों को डेटा वाइज पता चलता है पीकेए की वैल्यूज के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या पता कर सकते हैं अपना ये कि किस तरीके से हमारा ये वैरी करता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। तो ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें किसकी, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड RCO है ना, और इधर है OH। अगर हम इसमें वाटर डाल दें, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H3O प्लस, है ना। ये बन जाएगा अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम ले लें अल्कोहल में कर दें सेम काम, तो क्या हो जाएगा H2O, है ना। ये है हमारा क्या RO माइनस और प्लस H3O प्लस, कुछ इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है। अब इसमें देखो ध्यान से, क्या देखो, जो हमारा यहाँ पे जो माइनस है, ये हमारा एक्विवेलेंट रेजोनेंस में है। एक्विवेलेंट रेजोनेंस में कुछ इस तरीके से, है ना। एक्विवेलेंट रेजोनेंस में तो ये वाला माइनस तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, यानी कि अभी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कार्बोक्सिलेट जो होता है वो हमारे कार्बोक्सिलेट से ज्यादा स्टेबल होता है। पहली बात तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है सिंपली, और यहाँ पर हमारा कोई रेजोनेंस नहीं है नॉर्मली। और यहाँ पे हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी फेयरली होता है, माइनस इस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है ना। हाँ, तो होता ये है कि इसमें जो चार्ज है वो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें हमारा न्यूट्रल से क्या हो जाता है, ये प्लस और माइनस में सेपरेट हो जाता है। इस वजह से इसका एनर्जी कंटेंट हाई हो जाता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रह जाती है। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल है एंड ये हम लोग का ऐसे मूव करता है। बट इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में हम लोग का नॉर्मली ये से जब ये बनता है, तो अब यहाँ पे देखो जो आर है, ये आर हम लोग का कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो माइनस पे हमारी चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है, ये इसको और अनस्टेबल बना देता है। यानी कि हमारा आरओ जो है वो आरओ नहीं बनना चाहता है, आरओ माइनस नहीं बनना चाहता है, लेकिन ये यहाँ से बनने को बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन ये यहाँ से बनने को बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। इसको यहाँ पता चल रहा है कि दिक्कत होगी, ये ऐसे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इस वजह से दिस इज व्हाई अल्कोहल्स आर मच वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं, इस वजह से ये बनना ही नहीं चाहते, H+ रिलीज ही नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से हमारे अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से, है ना। तो होपफुली पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग बना लेते हैं। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O, और ये है O माइनस। इसका कार्बोक्सिलेट बना लेते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बन जाएगा। और ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस कैसे शो करेगा, और ये भी हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा ना। इक्विवेलेंट रेजोनेंस कुछ इस तरीके से RCO माइनस और इधर डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप देखो हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान देने वाली बात। फिर उसके बाद है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बेसिकली सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि इसमें O से जो माइनस निकला वो O पे ही जाके हमारा माइनस चला गया। तो ओवरऑल अगर जिससे मतलब O पे था और O पे ही चला गया, तो इसको हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहेंगे। तो इस वजह से ये हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। फिर बात आती है फिनॉक्साइड आयन की। जो फिनॉक्साइड बनता है फिनॉल से H निकालने के बाद, है ना, यानी कि ये वाला। और इसका रेजोनेंस भी देख लेते हैं। इसका रेजोनेंस किस तरीके से होता है, इसका होता है रेजोनेंस जैसे ये है O माइनस, है ना। मान लो बात ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ये है, ये बॉन्ड से इधर जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये हमारा कुछ बन जाएगा इस तरीके से ना। इधर आ जाएगा माइनस, ये O इस पे आ जाएगा प्लस, है ना। फिर उसके बाद ये क्या होगा इसमें, ये माइनस इधर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे, है ना, O पे प्लस। फिर उसके बाद इधर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, है ना। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, माइनस इधर, है ना। एंड देन फाइनली हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, पांचवा स्ट्रक्चर विच इज कुछ इस तरीके से, है ना, O माइनस, है ना। तो अब इसमें ध्यान से हुआ क्या, ध्यान से देखो, इसमें माइनस जो था ये डीलोकलाइज होके O से O पर गया,
है ना, O से O पर गया, तो ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का केस है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस जो है वो O से C पर गया, जो यहाँ पे कार्बन पे है, तो बेसिकली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे गया, तो यहाँ पर बेसिकली लेस स्टेबिलिटी होगी इससे, क्योंकि यहाँ O से O पर गया, जो कि हमारा O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो O से O पर ही गया। यहाँ पे O से C पर आया और O हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और C हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O से आया C पर, इस वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पर होगी कम, स्टेबिलिटी कम। तो ये वाला जो होगा ये ओवरऑल हमारा लेस लेस एसिडिक होगा ओवरऑल, है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये चार्ज सेपरेशन भी यहाँ पे प्लस और माइनस में हो रहा है, प्लस और माइनस में हमारा चार्ज सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे हमारा नॉर्मल माइनस है कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस ही है, जो हम लोग का क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहा है। और यहाँ पर हमारा चार्ज सेपरेशन भी है और हमारा रेजोनेंस भी कुछ इस तरीके से शो हो रहा है कि हमारे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से होगा ये कि इसमें हमारा जो ये फिनॉक्साइड वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस एसिडिक, यानी कि हमारा फिनॉल होगा लेस एसिडिक और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ज्यादा एसिडिक, है ना। कि द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस इन कंपैरिजन टू द फिनॉक्साइड आयन, दिस इज व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स एज कंपेयर टू फिनॉल्स, है ना। इस वजह से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चीजों पर डिपेंड करता है, चीजों के साथ वैरी करता है। तो होपफुली ये चीज पार्ट में समझ में आई होगी। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट लेक्चर खत्म होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर का। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय बाय, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो फिर मिला जाए किसी और वीडियो में, चलते हैं फिर।